शो का नाम पढ़ते ही आप अपने आप को इसे सुनने से रोक नहीं पाए, और ऐसा हो भी क्यों ना। आखिर ये टॉपिक है ही इतना इंटरेस्टिंग कि कोई भी अपनी लाइफ में एक बार तो इस बारे में जरूर जानना चाहेगा। कैसे बनी अर्थ? ये सवाल जितना छोटा और आसान है, इसका जवाब उतना ही गहरा और इंटरेस्टिंग है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी के मन में एक ना एक बार तो ये सवाल आता ही है कि आखिर ये दुनिया कैसे बनी, हम कहां से आए, क्यों आए और कहां जाने वाले हैं। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे इस तरह की बातों को लेकर कुछ ज्यादा ही क्यूरियस रहते हैं, और वो हमसे कई बार ऐसे सवाल कर लेते हैं जिनका हमारे पास कोई आंसर ही नहीं होता। आपसे भी कभी न कभी तो किसी बच्चे ने पूछा ही होगा कि मम्मा ये अर्थ कैसे बनी, पानी कहां से आया, रात को सन कहां चला जाता है, या ये मून हमेशा अलग अलग शेप्स में क्यों दिखाई देता है। पूछा है ना। लेकिन हम में से कितने ही लोग इस बात का उन्हें असल जवाब दे ही नहीं पाते। हम कह देते हैं कि बेटा ये तो भगवान जी ने हमें दिया है, राइट। कई पेरेंट्स इसलिए ये जवाब दे देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चे एक्चुअल रीजन समझ नहीं पाएंगे। वहीं कई पेरेंट्स को तो खुद भी इनके जवाब नहीं पता होते, इसलिए वो बच्चों को भी नहीं बता पाते। इस शो में हम इसी तरह के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जवाब आपके लिए लेकर आए हैं। कैसे बनी अर्थ? हाउ डिड द अर्थ फॉर्म? अर्थ के बनने से लेकर यहाँ लाइफ शुरू होने तक हर छोटी से छोटी बात जो आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट है, वो आपको इस शो में बताई जाएगी। और अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने आज तक इस बारे में कभी ध्यान से सोचा ही नहीं कि जिस धरती पर हम रह रहे हैं वो आखिर कहां से आई, तो आपको ये शो जरूर सुनना चाहिए। ये शो सिर्फ इसलिए नहीं बनाया गया है कि ये आपका नॉलेज बढ़ा सके, बल्कि इसलिए भी बनाया गया है ताकि आप जिस जगह पर, जिस प्लेनेट पर रह रहे हैं, उसकी हिस्ट्री को समझें और उसका ख्याल रख सकें। आज हम भले ही चांद पर और मार्स पर पहुंच गए हों, लेकिन ये बात किसी से भी नहीं छुपी है कि ह्यूमंस की वजह से हमारे अपने प्लेनेट अर्थ को कितना नुकसान पहुंच रहा है। जगह जगह पॉलीथीन, प्लास्टिक, कचरा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, होटल्स और सड़कें नजर आती हैं। ये अर्थ हमारी वजह से अपनी सुंदरता पूरी तरह खो चुकी है। लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि इस शो को सुनने के बाद आप अर्थ की इम्पोर्टेंस को समझेंगे और इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम इस शो की शुरुआत करते हैं। कभी कभी सच्चाई भी इतनी इंटरेस्टिंग होती है ना कि ऐसा लगता है कि किसी फिल्म की कहानी हो। यूनिवर्स के फॉर्मेशन की भी कहानी कुछ इसी तरह की है। हम सभी भले ही अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हों, लेकिन हम सभी के रिलीजन में यूनिवर्स के फॉर्मेशन को लेकर कोई ना कोई बात तो जरूर बताई गई होगी। जैसे हिंदुइज्म में ब्रह्मा जी को क्रिएटर माना गया है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ही इस सृष्टि यानी दुनिया को बनाया है। इसी तरह इस्लाम में अल्लाह और क्रिश्चियनिटी में गॉड को यूनिवर्स और अर्थ का क्रिएटर बताया गया है। लेकिन साइंस जिस तरह से यूनिवर्स के फॉर्मेशन को बताता है वो रिलीजन से काफी अलग है। आप तो जानते ही हैं कि साइंस फैक्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर बातें करता है और रिलीजन फेथ के बेसिस पर। अक्सर साइंस और रिलीजन एक दूसरे से अलग होते हैं। रिलीजन में हम हर चीज के लिए भगवान को क्रेडिट देते हैं, लेकिन साइंस में हर चीज के होने के पीछे एक कारण होता है। यहाँ कोई भी चीज अपने आप या जादू से नहीं होती, बल्कि किसी वजह से होती है। तो पहले हम यूनिवर्स के फॉर्मेशन के साइंटिफिक रीजंस और थ्योरीज को समझेंगे। ये थ्योरीज काफी वेल एक्सप्लेन्ड और जस्टिफाइड हैं, जिन्हें साइंटिस्ट ने कई सालों की रिसर्च के बाद बनाया है। यूनिवर्स कोई 10-20 हजार साल पुराना नहीं है कि इसके बारे में हमें सब कुछ पता चल सके, बल्कि इसकी हिस्ट्री 13.7 बिलियन ईयर्स यानी 1300 करोड़ साल पुरानी है। अब आप खुद ही सोचिए कि वो वक्त जब अर्थ ही नहीं बनी थी, उस वक्त में हुए इवेंट्स और प्रोसेसेस को स्टडी करना खुद साइंटिस्ट के लिए भी कितना मुश्किल होगा। लेकिन हम लकी हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसे ब्रिलियंट लोग हैं जिन्होंने न सिर्फ इस टॉपिक को स्टडी किया, बल्कि इसके पॉसिबल रीजंस भी दुनिया को बताए। इनमें से कई बातें ऐसी हैं जिन पर आपको यकीन नहीं होगा,
लेकिन आज के दिन तक सिर्फ इन्हीं थ्योरीज के बेसिस पर सारे रिसर्च किए जा रहे हैं। इनमें से मैक्सिमम रिसर्च सक्सेसफुल भी रहे हैं। जब भी आप यूनिवर्स के बारे में गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको एक थ्योरी हर जगह दिखाई देगी, द बिग बैंग थ्योरी। हमने इसके बारे में सुना तो कई बार है, लेकिन ये थ्योरी क्या है, कहां से आई और किस लिए दी गई थी, ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आइए आज हम इस थ्योरी को बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाते हैं। बिग बैंग का मतलब है एक जोरदार टकराव। किसी चीज के जोर से टकराने से लाउड आवाज निकलना, उसे बिग बैंग कहा जाता है। इस थ्योरी में यह बताया गया है कि यूनिवर्स के बनने से पहले कुछ भी नहीं था, न स्पेस, न एनर्जी, न टाइम, न ही एटम्स, कुछ भी नहीं, सब कुछ खाली था, एम्प्टी। करोड़ों साल पहले एक छोटे से डॉट की तरह दिखने वाली किसी चीज में इतना भयंकर एक्सप्लोजन हुआ कि एक झटके से उसमें से डस्ट पार्टिकल्स, मैटर्स और एनर्जी बाहर निकली, जिसकी वजह से पूरा स्पेस और यूनिवर्स बना। ये डॉट इतना छोटा था कि एटम भी इसके सामने बड़ा लगे, और इसमें जो एक्सप्लोजन हुआ वो इतने कम समय की प्रोसेस थी कि शायद आपको एक सेकंड के भी लाखों करोड़ों टुकड़े करने पड़े। आप खुद ही सोचिए, एक सेकंड के करोड़ों हिस्से करने पर कितना टाइम बचेगा। बस उतनी ही देर में हमारा यूनिवर्स बन चुका था। हालांकि साइंटिस्ट आज तक इस बात का जवाब ढूंढ रहे हैं कि वो डॉट क्या था जिससे यूनिवर्स बना और वो कहां से आया था। लेकिन जैसा कि आप और हम जानते हैं कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब शायद साइंस कभी नहीं ढूंढ पाएगा। बिग बैंग थ्योरी में जिस एक्सप्लोजन की बात की गई है, उसी की वजह से यूनिवर्स का फॉर्मेशन और उसका कंपेंशन हुआ है। यहां तक कि आज के दिन तक भी यूनिवर्स कॉन्टिन्यूअसली बढ़ रहा है। जब यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था तो उस एक डॉट में से बहुत सारी एनर्जी बाहर निकली थी, जिससे स्टार्स, मैटर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स बने। आपने बचपन से आसमान में तारे देखे होंगे, स्टार्स। आपने ये भी सुना होगा कि सन भी एक स्टार ही है, राइट? हमारे लिए स्टार्स क्या हैं? सिर्फ वही छोटे छोटे डॉट्स जो रात को चमकते हैं, या फिर कुछ और? वेल, स्टार्स चमकने वाले डॉट्स नहीं होते, बल्कि ये बहुत ही बड़ी हेवीली बॉडीज होती हैं, जो अर्थ से इतनी ज्यादा दूर हैं कि हमें एक डॉट की तरह दिखाई देती हैं। स्टार्स के पास अपनी खुद की लाइट होती है, और जब मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स, डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस एक ग्रुप में रहते हैं तो उन्हें गैलेक्सी कहा जाता है, यानी आकाशगंगा। क्या आपको हमारी गैलेक्सी का नाम पता है, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है? यस, मिल्की वे। यहाँ हमने पहले गैलेक्सी और स्टार की बात इसलिए की क्योंकि बिग बैंग थ्योरी के बाद की कहानी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक और थ्योरी है, जिसे नेबुलर हाइपोथेसिस कहा जाता है। आज हम जिस सोलर सिस्टम के बारे में टीवी पर देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, वो 4.3 बिलियन ईयर्स पहले सिर्फ एक क्लाउड था। ऐसा क्लाउड जिसमें डस्ट पार्टिकल्स और कई तरह की गैसेस थीं। ऐसे क्लाउड को नेबुला कहा जाता है। जिस थ्योरी की हम बात कर रहे हैं उसे नेबुलर हाइपोथेसिस कहा गया है, जिसे इमैनुअल कांत ने 1755 में पब्लिश किया था। पियरी लाप्लेस ने इसे और डेवलप किया, और हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि कोई ऐसी बात या आइडिया जो किसी चीज या इवेंट के होने के पीछे के रीजन को एक्सप्लेन तो करता है, लेकिन अब तक उसे प्रूव नहीं किया गया। इमैनुअल की कही गई बातें भी कुछ ऐसी ही थीं, जो सोलर सिस्टम कैसे बने इस बात को एक्सप्लेन तो करती हैं, लेकिन इस बात का कोई एविडेंस नहीं है। नेबुलर हाइपोथेसिस में जिस क्लाउड की बात की गई है उसे सोलर नेबुला कहा जाता है। इस हाइपोथेसिस में बताया गया कि डस्ट और गैसेस से बना ये क्लाउड काफी छोटा लेकिन डेंस था, यानी एक छोटी सी जगह में ढेर सारे पार्टिकल्स आपस में सिमटे हुए थे। ये पार्टिकल्स आपस में ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से अट्रैक्ट थे। इस क्लाउड के सेंटर को आप एक ब्लैक होल की तरह समझ सकते हैं, जिसमें सारे मैटर और पार्टिकल्स इस तरह अट्रैक्ट होते हैं कि उन्हें उनसे अलग करना इम्पॉसिबल था। ये क्लाउड बिल्कुल एक बॉल की तरह था,
जिसने आसपास के सभी मैटर, डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस को खुद में समेट रखा था। इसके सेंटर में प्रेशर काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करने के लिए मजबूर थे। अगर आपने कभी न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में पढ़ा हो तो उसमें दो तरह की रिएक्शन होती हैं, एक न्यूक्लियर फिजन और दूसरी न्यूक्लियर फ्यूजन। इन दोनों ही रिएक्शन से इतनी ज्यादा हीट और एनर्जी रिलीज होती है कि ये एक बड़े एरिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब भी इसी तरह बनाए जाते हैं। जब सोलर नेबुला के सेंटर में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच रिएक्शन की शुरुआत हुई तो सेंटर में हीट एनर्जी बढ़ने लगी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इस क्लाउड को और भी ज्यादा कॉम्पैक्ट यानी छोटा कर दिया। एक्चुअली इस क्लाउड के पास ही एक डेड स्टार हुआ करता था। डेड स्टार उस स्टार को कहा जाता है जिसकी लाइफ कंप्लीट हो चुकी होती है और वो मरने वाला होता है। क्या आपने सुपरनोवा का नाम सुना है? सुपरनोवा उस डेड स्टार को कहा जाता है जो खत्म होने पर अपने अंदर की एनर्जी को ब्राइट लाइट के फॉर्म में बहुत ही फोर्स से बाहर फेंकता है। हमारे सोलर नेबुला क्लाउड के पास जो डेड स्टार था वो भी एक तरह का सुपरनोवा ही था। जब ये स्टार मरा तो इसमें से इमेंस एनर्जी रिलीज हुई जिसने पास के सोलर नेबुला को पूरी तरह से हिट किया। ये इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि इसने सोलर नेबुला को एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी की शेप में ला दिया। वही नेबुला जिसे हम अब तक एक बॉल के शेप से कंपेयर कर रहे थे, वो अब एक सीडी के शेप का हो चुका था, जिसके सेंटर में गर्म और डेंस स्टार बन रहा था जिसे सन कहा गया। नेबुला के सीडी के शेप में होने की वजह से इस क्लाउड में जो भी डस्ट पार्टिकल्स, रॉक्स और गैसेस थीं, वो इसके सेंटर यानी सन के आसपास घूमने लगी क्योंकि उन पर सन की ग्रेविटी काम कर रही थी। और ये जो डस्ट पार्टिकल्स, रॉक्स और गैसेस सन का चक्कर लगा रही थी, उन्हीं से प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ। आप ये बात तो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी चीजें अक्सर हल्की चीजों से नीचे रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पानी में एक पत्थर और लकड़ी का टुकड़ा साथ में फेंकेंगे तो पत्थर नीचे चला जाएगा और लकड़ी तैरती रहेगी। इसी तरह अगर आप हवा में कबूतर का एक पंख और एक बॉल उछालेंगे तो बॉल जल्दी से जमीन पर गिर जाएगी, लेकिन पंख हवा में उड़ता रहेगा। इसका रीजन ये है कि अर्थ की ग्रेविटी भारी चीजों को अपनी तरफ खींचती है। जो चीज जितनी भारी होगी, अर्थ उसे उतनी ही तेजी से अपनी तरफ खींचेगी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अब अगर हम सन को सोलर सिस्टम का सेंटर मान लेते हैं जिसकी ग्रेविटी अर्थ से करीब 28 गुना ज्यादा है, तो जो हैवी पार्टिकल्स थे वो सन के ज्यादा पास रिवॉल्व करते थे क्योंकि सन की ग्रेविटी उन्हें ज्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचती थी। वहीं जो हल्की गैसेस थीं, वो सन से थोड़ी दूर चक्कर लगाती थीं क्योंकि सन की ग्रेविटी उन्हें उतनी फोर्स के साथ नहीं खींच पाती थी। करोड़ों सालों तक ये पार्टिकल्स आपस में मिलकर इकट्ठा होते रहे, जिसकी वजह से ये एस्ट्रॉइड्स यानी उल्कापिंड बन गए और फिर धीरे धीरे यही एस्ट्रॉइड्स एक दूसरे से टकराकर प्लैनेट्स बन गए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सन के करीब जो 4 प्लैनेट यानी ग्रह होते हैं, हम अभी सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं, यानी मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये चारों प्लैनेट एस्ट्रॉइड्स और डस्ट पार्टिकल्स के कोलिजन यानी टकराव से बने हैं। इसके अलावा जो बाकी प्लैनेट्स हैं जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, ये प्लैनेट्स गैसेस से बने हुए हैं। हमने अभी अभी इस बारे में आपको बताया कि गैसेस वजन में हल्की होने की वजह से सन से दूर चक्कर लगाती हैं और इन गैसेस के आपस में मिलने से ही जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस जैसे प्लैनेट्स फॉर्म हुए थे। लेकिन इन सभी प्लैनेट्स में हमें सिर्फ अर्थ के फॉर्मेशन पर फोकस करना है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि बस बन तो गई अर्थ, इसके बाद वहां पेड़ पौधे उग गए होंगे और क्या, लेकिन जितनी आसानी से आज हम ये सोच पा रहे हैं, ये सब उतना आसान था नहीं, क्योंकि एस्ट्रॉइड के कोलिजन से जो अर्थ बनी थी वो इतनी ज्यादा गर्म थी कि पूरे प्लेनेट पर सिर्फ और सिर्फ उबलता हुआ लावा था, इसके अलावा कुछ नहीं। उस टाइम अर्थ के टेम्परेचर की बात की जाए तो वो करीब 2000 डिग्री सेल्सियस था। जब आपको बुखार आता है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर करीब 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है।
और अगर ये 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो उसे डेंजरस माना जाता है। इसके अलावा पानी जिस टेम्परेचर पर बॉयल होने लगता है वो भी सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है। ऐसे में आप इसे 2000 डिग्री सेल्सियस से कंपेयर करके देखिए कि वो टेम्परेचर कितना ज्यादा होगा। तब ना तो यहाँ पेड़ थे, ना पानी, ना जानवर, ना ऑक्सीजन। अगर कुछ था तो बस हर जगह उबलती हुई धरती। अर्थ के बनने के बाद भी करोड़ों सालों तक यहाँ सिर्फ उबलता हुआ लावा था और कुछ नहीं। समय बीतता गया और धीरे धीरे अर्थ पर प्रेजेंट इस लावे का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगा। इसकी वजह से जो हॉट हैवी मेटल्स या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे वो अर्थ के सेंटर की तरफ मूव करने लगे थे और जो हल्के पार्टिकल्स थे वो अर्थ की सरफेस की तरफ आने लगे थे। आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारी अर्थ का जो सबसे अंदर का हिस्सा है वो आज भी बहुत ही ज्यादा गर्म है। उसका टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है, जो लगभग सन के सरफेस के टेम्परेचर के बराबर है। जब अर्थ ठंडी हो रही थी तो एक टाइम ऐसा भी आया जब अर्थ की गर्मी बाहर नहीं निकल पा रही थी और इसी वजह से अर्थ पर कई जगह वॉल्केनोज बनने लगे थे। लेकिन अर्थ के अंदर जो गर्मी ट्रैप हो चुकी थी उसे निकलने के लिए कोई न कोई रास्ता तो चाहिए ही था। इन वॉल्केनोज के साथ साथ अर्थ से कई एस्ट्रॉइड्स भी टकराते रहते थे, जिसकी वजह से अर्थ पर कुछ भी स्टेबल नहीं था। जो एस्ट्रॉइड्स अर्थ से टकराते थे उन्हीं की वजह से अर्थ पर कई मिनरल्स आना शुरू हुए थे, क्योंकि इससे पहले अर्थ पर किसी भी तरह के मिनरल्स नहीं थे। जब अर्थ ठंडी हो चुकी थी तब उसकी सरफेस से सारा गर्म लावा उसके सेंटर में बैठ चुका था, जो समय समय पर वॉल्केनो के फॉर्म में आज भी बाहर आ जाता है। उस समय भी लाखों करोड़ों सालों तक वोल्केनोज अर्थ पर बनते रहे, जिसकी वजह से अर्थ रहने लायक तो बिल्कुल भी नहीं थी। साथ ही अर्थ पर उस समय ऑक्सीजन भी नहीं था, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल ही नहीं थी। बार बार अर्थ पर गिरने वाले एस्ट्रॉइड्स यहाँ की बची कुची चीजों को भी डिस्ट्रॉय कर देते थे। इन एस्ट्रॉइड के अर्थ से टकराने के पीछे रीजन ये था कि उस समय अर्थ के आसपास कोई लेयर या एटमॉस्फेयर नहीं था जो अर्थ को बाहर से आने वाली चीजों से बचा सके। करोड़ों सालों तक एस्ट्रॉइड के अर्थ पर गिरने का और अर्थ से वोल्केनोज निकलने का सिलसिला जारी रहा। एस्ट्रॉइड के गिरने से यहाँ सॉल्ट, वाटर और कई तरह के मिनरल्स इकट्ठा होने लगे थे। इसके बाद धीरे धीरे अर्थ पर आइस एज की शुरुआत हुई, जिसमें पूरी धरती बर्फ से ढक गई। अर्थ पर करोड़ों सालों तक वॉल्केनिक इरप्शन और आइस एज पीरियोडिकली होते रहे, यानी कई सालों तक धरती लावा से उबलने लगती थी, फिर कई करोड़ों सालों तक धरती बर्फ से ढक जाती थी। ऐसा बार बार होता रहा, लेकिन टाइम के साथ साथ आइस एज और वॉल्केनिक एक्टिविटी का टाइम कम होता गया। अब ये चीजें ज्यादा टाइम तक नहीं रहती थीं। जब अर्थ पर टेम्परेचर बढ़ता था तो उसकी गर्मी से यहाँ का पानी वेपोर्स के फॉर्म में अर्थ के आसपास ट्रैप हो जाता था। सालों तक जब ये प्रोसेस चलती रही तो इसकी वजह से अर्थ के आसपास वेपोर्स की एक थिक लेयर जमा हो गई, जो बारिश के रूप में बरसने के लिए बिल्कुल तैयार थी। जैसे ही धरती पर बारिश का पानी गिरा तो इसकी वजह से वहाँ बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होने लगे थे। और आपको तो पता है कि पानी और सनलाइट की वजह से पेड़ पौधे भी उगते हैं, यानी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनना शुरू हुआ तो ये हवा में ऑक्सीजन रिलीज किया करते थे। आमतौर पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करते हैं, और उस समय में भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज करते थे। अब आप ध्यान दीजिए कि यहीं से धीरे धीरे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का घुलना शुरू हुआ होगा। जब ऑक्सीजन कॉन्टिन्यूअसली रिलीज होता रहा तो इससे अर्थ का एनवायरनमेंट लाइफ के लिए और भी सूटेबल हो गया। लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं रहा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस ऑक्सीजन को रिलीज करते थे वो खुद उनके लिए हार्मफुल था। आपने बचपन में एडेप्शन के बारे में पढ़ा होगा। एडेप्शन का सिंपल मीनिंग है एडजस्टमेंट्स। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ के एटमॉस्फेयर और आसपास की कंडीशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है वही यहाँ सरवाइव कर पाता है, जैसे पोलर बेयर, ऊंट, स्नेल एक्सेट्रा। ये अडेप्शन के काफी पॉपुलर एग्जांपल्स हैं।
आप जानते हैं कि पोलर बेयर बहुत ही ठंडी जगह पर रहते हैं, जहां आम इंसान किसी भी तरह जिंदा नहीं रह सकता। कई बार बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि पोलर बेयर को ठंड क्यों नहीं लगती। ऐसा इसलिए है क्योंकि पोलर बेयर इतने सालों से उस कंडीशन में रह रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से ढाल लिया है। उनकी स्किन के ऊपर इतने मोटे मोटे फर डेवलप हो चुके हैं कि अब उन्हें उस टेम्परेचर में रहने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। इसी तरह ऊंट रेगिस्तान में रहता है, उसे तो शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है। अब अगर कोई नॉर्मल इंसान या कोई और जानवर रेगिस्तान में जाएगा तो क्या वो जिंदा रह सकेगा? नहीं, राइट? लेकिन ऊंट ने अपने आप को वहां रहने के लिए ढाल लिया है। रेत में चलने के लिए उसके पास पैडेड फीट हैं, जिससे वो गर्म रेत पर चल पाता है। उसकी आंखों में रेत ना जा सके, उसके लिए उसके आई लैशेस भी बड़े बड़े होते हैं। साथ ही रेगिस्तान में पानी की भी कमी होती है, इसलिए ऊंट की एक खास बात है कि वो कई दिनों तक पानी पिए बिना भी रह सकता है। इसी को एडेप्शन कहा जाता है। जब आप सर्वाइवल के हिसाब से अपने आप को आसपास की कंडीशन के हिसाब से ढाल लेते हैं। यहाँ हमने एडेप्शन की बात इसलिए की क्योंकि आपको आगे इस कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। हमने बताया कि ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल थी, और जब एनवायरनमेंट में ज्यादा ऑक्सीजन घुलने लगी तो इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरने लगे। लेकिन यहीं हमारा एडेप्शन का काम शुरू हुआ, जिसकी वजह से कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट में ढालने की कोशिश की। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे इवॉल्व होने लगे और इन्होंने ऑर्गेनिज्म का रूप लिया। जहां तक ये ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे थे, वहीं अब ये इवॉल्व होकर कीड़े और समुद्री जीव में बदलने लगे। सी और ओशियंस में मिलने वाले प्लांट्स भी इसी तरह अडेप्ट करके इवॉल्व होते रहे, ताकि धरती पर जो बदलती कंडीशंस थीं, उनके हिसाब से खुद को ढाल सकें। करोड़ों सालों का ये सफर तय करके सी प्लांट्स एंड एनिमल्स इस लेवल पर पहुंच सके कि आसपास की चेंजिंग कंडीशन का उनके ऊपर अब ज्यादा असर नहीं हो पाता था। आपने शायद कहीं सुना होगा कि हमारी अर्थ का एक बड़ा हिस्सा आज भी अनएक्सप्लोर्ड और अनडिस्कवर्ड है। अर्थ के लार्ज एरिया में फैले हुए जो ओशियंस हैं, उनकी गहराइयों में न जाने कितने ही ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिनके बारे में आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। ओशियन की डेप्थ ज्यादा होने की वजह से हमारे लिए इसकी गहराई में जाना मुमकिन नहीं है। कुछ फीट अंदर जाते ही पानी का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि अगर कोई नॉर्मल इंसान बिना किसी गैजेट के यहाँ जाएगा तो उसकी बॉडी में इम्प्लोजन हो जाएगा। इम्प्लोजन एक्सप्लोजन का अपोजिट है। जिस तरह अंदर का प्रेशर बढ़ने की वजह से एक्सप्लोजन यानी विस्फोट होता है, उसी तरह बाहर का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से एक्सप्लोजन यानी अंतः स्फोट होता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि पानी का इतना ज्यादा प्रेशर होने के बाद भी इस गहराई में प्लांट्स और एनिमल्स अब तक जिंदा हैं, क्योंकि वो अपने आप को इस माहौल में ढाल चुके हैं, अडेप्ट कर चुके हैं। अगर आपको अडेप्शन की इम्पोर्टेंस को समझना है तो आप डायनासोर का एग्जाम्पल देख सकते हैं। आज हम अर्थ से चमकता हुआ देख पाते हैं, अलग अलग शेप्स में देख पाते हैं, जो इतना सुंदर है कि इस पर आज तक ढेरों पोएम्स, सॉन्ग्स और शायरी बन चुकी हैं। लेकिन असल में मून एग्जिस्टेंस में कब आया, कैसे आया और क्यों आया, इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। लेकिन हम इस शो में आज आपको बताएंगे कि हमारा सुंदर सा ये चांद एग्जिस्टेंस में आया कैसे। जब हमने सोलर सिस्टम के क्रिएशन की बात की थी तो हमने आपको बताया था कि सन के बनने के बाद रॉकी मटेरियल्स, डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस सन के आसपास एक फिक्स्ड पाथ में चक्कर लगाने लगे थे। ये रेवोल्यूशन सन की ग्रेविटी की वजह से था। जो भी रॉकी, हैवी और डेंसर पार्टिकल्स थे, उन पर सन की ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगती थी, इसलिए ये पार्टिकल्स सन के पास चक्कर लगाते थे। वहीं जो लाइटर यानी हल्के पार्टिकल्स थे, उन्हें सन की ग्रेविटी अपनी ओर ज्यादा नहीं खींच पाती थी, जिसकी वजह से वो सन से दूर चक्कर लगाते थे। अब यहाँ हमारे मतलब की बात ये है कि सन के करीब घूमने वाले रॉकी मटेरियल्स और डस्ट पार्टिकल्स ने आपस में मिलकर प्लैनेट्स बनाए थे, जिन्हें हमने मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स कहा था। लेकिन इन्हीं प्लैनेट के साथ एक और प्लैनेट भी था जो सन के चक्कर लगाता था और उसका नाम था थिया। लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले, जब अर्थ पूरी तरह बनी भी नहीं थी,
तब ये प्लेनेट मार्स और अर्थ के बीच में सन के चक्कर लगाता था। थिया के साइज की अगर बात की जाए तो इसका साइज लगभग मार्स के बराबर था। कई सालों के टाइम पीरियड में थिया धीरे धीरे धरती की तरफ बढ़ रहा था और एक टाइम ऐसा आया जब इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो गया और 9.8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से थिया अर्थ से टकरा गया। अर्थ और थिया के बीच हुई ये टक्कर इतनी पावरफुल थी कि इससे निकलने वाली हीट से अर्थ और थिया दोनों ही मोल्टन स्टेट में बदल गए, यानी इन दोनों प्लैनेट्स का जो सॉलिड पार्ट था वो गर्मी से पिघल गया। आमतौर पर इस तरह की टक्कर से एक फ्यूजन देखा जाता है जिसमें टकराने वाली दोनों बॉडीज आपस में मिलकर एक हो जाती हैं। लेकिन थिया जब अर्थ से टकराया तो वो उसे पेनिट्रेट करता हुआ यानी उसके सेंटर से गुजरता हुआ बाहर आया। इस कॉलिजन की वजह से धरती और थिया दोनों से ही कई रॉक्सी मटेरियल्स और छोटे छोटे पत्थर अर्थ के आसपास बिखर गए और अर्थ से टकराकर जो नई बॉडी बाहर निकली वही था हमारा मून। जिस हाइपोथेसिस में इस एक्सप्लेनेशन और मून के फॉर्मेशन को बताया गया है उसे जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस या बिग स्प्लैश के नाम से जाना जाता है। अब अगर आपको ये कहानी मनगढ़ंत लग रही है तो इसे प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट्स के पास कई और एविडेंसेस हैं। इस एक्सप्लेनेशन को दुनिया भर में इसलिए एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि मून की सरफेस से जो रॉक्स मिली हैं वो अर्थ की रॉक से मिलती हैं। साथ ही मून पर आयरन का कंटेंट काफी कम है, जिससे ये समझा जा रहा है कि जब थिया और अर्थ में टक्कर हुई होगी तो अर्थ के पिघलने पर आयरन उसके कोर यानी सेंटर में चला गया होगा। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि आयरन का वजन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए अपने वजन की वजह से वो अर्थ के कोर में सेटल हो गया होगा। इसके बाद थिया जब अर्थ के बीच से निकलता हुआ मून बनकर बाहर आया तो अर्थ की सरफेस पर जो रॉकी मटेरियल था यानी छोटे छोटे रॉक्स और पत्थर वो शेप में फैल गए होंगे जो बाद में मून की सरफेस पर इकट्ठा हुए। इस हिसाब से मून के अंदर अर्थ और थिया दोनों का मटेरियल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से दोनों प्लैनेट्स को मून का पेरेंट प्लैनेट समझा जा सकता है। इस हाइपोथेसिस को ये बात भी सपोर्ट करती है कि अर्थ की जो स्पाइन है जिसमें वो अपनी एक्सिस यानी धुरी पर घूमती है वो मून के ऑर्बिट से मिलती है। सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाए तो जिस डायरेक्शन में अर्थ अपनी धुरी पर घूमती है उसी डायरेक्शन में मून भी उसके आसपास चक्कर लगाता है। दूसरा एविडेंस है अर्थ और मून की रोटेशन स्पीड और साथ ही साथ मून की अर्थ के आसपास रेवोल्यूशन की स्पीड जो बाकी 3 प्लैनेट से काफी ज्यादा है। जिस तरह अर्थ पर एक दिन 24 आवर्स का होता है वैसा बाकी 3 प्लैनेट्स पर नहीं होता। ध्यान दीजिए, यहाँ सिर्फ हम शुरुआत के 4 प्लैनेट्स की ही बात कर रहे हैं। अर्थ का एक दिन वीनस पर 243 डेज के बराबर होता है, वहीं मरकरी पर ये 59 डेज के बराबर है। हालांकि मार्स पर ऐसा नहीं है, मार्स पर एक दिन 24 घंटे का ही होता है। पर यहाँ पर हमें इस बात पर ध्यान देना है कि अर्थ और मून की रोटेशन स्पीड इतनी ज्यादा कैसे है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि जब थिया अर्थ से टकराया था तो इन दोनों की टक्कर की वजह से अर्थ की घूमने की स्पीड बढ़ गई होगी और इसीलिए जब इनसे मून का फॉर्मेशन हुआ तो उसकी स्पीड और ओरिएंटेशन भी अर्थ की ही तरह थी। तो इस तरह बना हमारा मून। इस एपिसोड में हमने ये तो जान लिया कि मून बना कैसे, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको एक बोनस फैक्ट भी बताते हैं। क्या आपको पता है कि मून का अर्थ के आसपास घूमना या होना कितना ज्यादा जरूरी है? और अगर मून नहीं होगा तो अर्थ पर क्या क्या हो सकता है? वैसे सोचने वाली बात तो ये भी है कि पिछले एपिसोड में हमने डायनासोर का जिक्र किया था, लेकिन अर्थ के बनने के बाद डायनासोर यहाँ रहते थे, इस बात को कई लोग सच नहीं मानते। और अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि डायनासोर्स सच में नहीं थे, तो हमारा नेक्स्ट एपिसोड आप ही के लिए है, क्योंकि अगले एपिसोड में हम बहुत ही डिटेल में आपको बताने वाले हैं कि डायनासोर्स कैसे धरती पर आए और कैसे एक्सटिंक्ट हो गए।